कुछ कहानियां मनोरंजन के लिए नहीं होती, वे आपको अंदर तक हिला देने के लिए होती हैं। ये कोई मिथक नहीं है, न ही हॉरर फिल्में और न ही इंटरनेट पर फैली अफवाहें। ये असली घटनाएं हैं, इतिहास में दर्ज, जहां आम लोगों को जीवित रहने की आखिरी सीमा तक धकेल दिया गया। औरल पर्वतों की जमी हुई खामोशी से लेकर एंडीज की घातक ऊंचाइयों तक, प्रशांत महासागर की अंतहीन वीरानी से लेकर यूक्रेन की भूख से जूझती जमीन तक, इन जगहों ने कुछ बेहद डरावना देखा है। कोई राक्षस नहीं, कोई भूत नहीं, बल्कि इंसान, जिन्हें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर होना पड़ा जो नैतिकता, तर्क और हमारे अपने विश्वासों को तोड़ देते हैं। जब उम्मीद खत्म हो जाती है तो क्या होता है? जब खाना खत्म हो जाता है, मदद कभी नहीं आती और मौत धीरे धीरे करीब आने लगती है, क्या इंसान इंसान ही रहता है या फिर कुछ और बन जाता है? इस वीडियो में हम इतिहास की सबसे अंधेरी और डरावनी जीवित रहने की कहानियों में उतरेंगे, जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली हो गई और जिंदा रहने की कीमत ऐसी थी जो किसी को कभी नहीं चुकानी चाहिए। डायटलोव पास की घटना की शुरुआत साल 1959 की कड़ाके की सर्दियों में हुई, जब औरल पर्वतों की जमी हुई वीरान वादियों में 9 युवा और बेहद अनुभवी हाइकर्स का एक समूह निकला। इस टीम का नेतृत्व इगोर डायटलोव कर रहे थे। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये प्रशिक्षित, अनुशासित और पहले भी कई खतरनाक अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके थे। उनका लक्ष्य था एक पहाड़ तक पहुंचना, जिसे खोलात स्याखल कहा जाता है, जिसका मतलब स्थानीय मानसी लोगों की भाषा में मृत्यु का पहाड़ होता है। जो एक सामान्य एडवेंचर की तरह शुरू हुआ था, वही जल्द ही इतिहास की सबसे डरावनी और रहस्यमयी घटनाओं में बदल गया। जैसे जैसे यह समूह पहाड़ों के अंदर बढ़ता गया, हालात और भी खतरनाक होते गए। तेज हवाएं, बर्फीले तूफान और जमा देने वाली ठंड ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। किसी समय पर उन्होंने दिशा में गलती कर दी और सुरक्षित जंगल की तरफ उतरने के बजाय एक खुली ढलान पर ही अपना टेंट लगा लिया। उसी रात 1 फरवरी और 2 फरवरी के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कुछ इतना अचानक और डरावना जिसने उन 9 लोगों को अपने टेंट को छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। कई हफ्तों बाद जब खोजी दल वहां पहुंचा तो जो उन्होंने देखा वह बेहद अजीब और डरावना था। टेंट अपनी जगह पर था, लेकिन उसे अंदर से काटा गया था। अंदर उनके जूते, जैकेट, खाना और बाकी जरूरी सामान मौजूद था। सब कुछ जो उन्हें उस ठंडी रात में जिंदा रहने के लिए चाहिए था। इसका मतलब साफ था, वे लोग अपनी मर्जी से, घबराहट में, बिना ठीक से कपड़े पहने और नंगे पैर बाहर भागे थे। बर्फ में बने उनके पैरों के निशानों का पीछा करने पर जांचकर्ताओं को एक और अजीब बात पता चली। ये निशान बताते थे कि वे लोग भागे नहीं थे, बल्कि व्यवस्थित तरीके से चल रहे थे, जैसे किसी चीज से चुपचाप लेकिन जल्दी दूर जा रहे हों। यह रास्ता उन्हें लगभग 1 किलोमीटर दूर एक जंगल तक ले गया। वहां एक बड़े देवदार के पेड़ के नीचे 2 शव मिले, लगभग बिना कपड़ों के। उनके हाथ जले हुए थे, जैसे उन्होंने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की हो या आग जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश की हो। अगले कुछ दिनों में और शव मिले और हर एक कहानी पहले से ज्यादा खौफनाक थी। कुछ लोगों की मौत ठंड से हुई थी, लेकिन कुछ के शरीर पर ऐसी चोटें थीं जो समझ से परे थीं। एक का सिर फटा हुआ था, दूसरे की पसलियां इतनी बुरी तरह टूटी थीं जैसे किसी बड़े हादसे में होती हैं, लेकिन शरीर पर बाहरी चोट के निशान नहीं थे, जैसे कोई बेहद ताकतवर लेकिन अदृश्य शक्ति ने उन्हें मारा हो। सबसे डरावनी बात थी ल्यूडमिला डुबिनिना की हालत, जिनकी जीभ, आंखें और होंठ का हिस्सा गायब था। जांच में कहा गया कि यह जानवरों या शरीर के सड़ने की वजह से हो सकता है, लेकिन इसने इस केस को और भी रहस्यमय बना दिया। और भी अजीब बातें सामने आईं। कुछ कपड़ों में रेडिएशन के निशान पाए गए और रिपोर्ट्स में बताया गया कि कुछ शवों की त्वचा का रंग असामान्य रूप से नारंगी या गहरा हो गया था। आसपास के लोगों ने उस समय आसमान में अजीब चमकती हुई रोशनी देखने की भी बात कही। इसके बाद यह मामला कई थ्योरीज में उलझ गया, कुछ वैज्ञानिक तो कुछ लगभग अलौकिक। सालों के दौरान कई तरह के स्पष्टीकरण दिए गए। सबसे ज्यादा स्वीकार की जाने वाली थ्योरी यह है कि यह एक छोटी लेकिन अचानक आई बर्फ की स्लैब, एवलांच, की वजह से हुआ। इस थ्योरी के अनुसार रात में बर्फ का एक हिस्सा खिसक गया होगा, जिससे टेंट दबने का खतरा पैदा हो गया। घबराकर हाइकर्स ने टेंट काटकर बाहर निकलने का फैसला किया और ठंड और अंधेरे में रास्ता भटक गए। यह थ्योरी उनके अंदरूनी चोटों को भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हर कोई इस बात से सहमत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां बड़े हिमस्खलन के कोई साफ सबूत नहीं थे और पैरों के निशान भी साफ दिखाई दे रहे थे, जो ऐसे हादसे के बाद संभव नहीं होता। इसी वजह से दूसरी थ्योरीज भी जिंदा हैं, जैसे कि गुप्त सैन्य परीक्षण
इंफ्रासाउंड जैसी प्राकृतिक घटनाएं जो इंसानों में डर और घबराहट पैदा कर सकती हैं, या फिर कुछ अज्ञात चीज से सामना। कई दशकों की जांच और आधुनिक जांच के बाद भी आधिकारिक निष्कर्ष साफ नहीं है। सिर्फ इतना कहा गया कि उनकी मौत एक शक्तिशाली प्राकृतिक ताकत की वजह से हुई। तो उस रात असल में क्या हुआ था? सबसे तार्किक जवाब यह हो सकता है कि कोई अचानक प्राकृतिक घटना जैसे बर्फ का खिसकना या तेज हवा का दबाव उनमें डर पैदा कर गया। अंधेरे, ठंड और अफरा तफरी में उन्होंने टेंट छोड़ने का फैसला लिया, लेकिन बाहर आने के बाद प्रकृति ने अपना काम किया। बिना सुरक्षा, घायल और भ्रमित हालत में वे एक एक करके ठंड के आगे हार गए। उरुग्वेयन एयर फोर्स फ्लाइट 571 का हादसा इतिहास की सबसे शक्तिशाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली जीवित रहने की कहानियों में से एक है। एक सच्ची घटना जिसमें आम लोगों को इंसानी सहन शक्ति, नैतिकता और जीने की इच्छा की अंतिम सीमाओं तक धकेल दिया गया। अक्टूबर 1972 में एक विमान जिसमें 45 लोग सवार थे, जिसमें एक रग्बी टीम, उनके दोस्त और परिवार शामिल थे, उरुग्वे से चिली के लिए उड़ान भरी। माहौल उत्साह से भरा था। यह एक साधारण यात्रा होनी थी, लेकिन जब विमान विशाल एंडीज पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहा था, तब सब कुछ अचानक बदल गया। नेविगेशन की गलती और खराब मौसम के कारण पायलटों ने अपनी स्थिति का गलत अनुमान लगाया। उन्हें लगा कि वे पहाड़ों को पार कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने जल्दी नीचे उतरना शुरू कर दिया। अचानक विमान एक पहाड़ी से टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि विमान के पंख अलग हो गए, पूंछ टूट गई और बचा हुआ हिस्सा बर्फ पर तेजी से फिसलते हुए एक सुनसान जगह पर जाकर रुका। कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी लोग गंभीर रूप से घायल थे, किसी की हड्डियां टूटी थीं, किसी को अंदरूनी चोटें थीं और कई लोगों के शरीर पर गहरे घाव थे। जो बचे वे खुद को 3500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर फंसा हुआ पाए। चारों तरफ बर्फ, तेज ठंडी हवाएं और कहीं भी मदद का कोई संकेत नहीं। शुरुआत में उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने पास मौजूद थोड़ा बहुत खाना, चॉकलेट, वाइन और स्नैक्स को बांटकर खाना शुरू किया। वे एक दूसरे की मदद करते रहे, घायलों का ख्याल रखते रहे और विमान के टूटे हुए हिस्सों से ठंड से बचने की कोशिश करते रहे। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते। वे बस इंतजार कर रहे थे कि कोई उन्हें बचाने आएगा, लेकिन मदद कभी नहीं आई। करीब 10 दिनों बाद उन्होंने एक छोटा रेडियो ठीक किया और एक खबर सुनी जिसने सब कुछ बदल दिया। खोज अभियान बंद कर दिया गया था। दुनिया मान चुकी थी कि वे सभी मर चुके हैं। उस पल के बाद सब कुछ बदल गया। खाना खत्म हो चुका था, आसपास कोई जानवर नहीं था और बर्फीले पहाड़ों में कोई पेड़ पौधे नहीं थे। अब उनके सामने एक डरावनी सच्चाई थी। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वे सभी भूख से मर जाएंगे। लंबी चर्चा, मानसिक टूटन और गहरे संघर्ष के बाद उन्होंने एक सामूहिक फैसला लिया। वे उन लोगों के शवों को खाएंगे जो पहले ही मर चुके थे। यह पागलपन या हिंसा नहीं थी, यह जीवित रहने का एकमात्र तरीका था। उनमें से कई ने इसे एक बलिदान की तरह देखा, ये मानते हुए कि मृत लोग भी चाहते होंगे कि वे जिंदा रहें। लेकिन यह फैसला लेना जितना कठिन था, उसे निभाना उससे भी ज्यादा कठिन था। हर बार खाने के साथ अपराध बोध, दुख और मानसिक पीड़ा जुड़ी हुई थी। फिर भी धीरे धीरे इसी ने उन्हें जीने की ताकत दी। जब लगा कि हालात और खराब नहीं हो सकते, तभी एक और हादसा हुआ। एक हिमस्खलन ने विमान के मलबे को ढक लिया, जिससे और लोगों की मौत हो गई। जो बचे उन्होंने खुद को बर्फ से बाहर निकाला, और भी कमजोर और भी टूटे हुए, लेकिन अभी भी जिंदा। दिन हफ्तों में बदल गए और 2 महीने से ज्यादा समय बीत गया। उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन 2 बचे हुए लोग, नांडो पाराडो और रोबर्टो कैनेसा, ने आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। बिना सही कपड़ों, बिना उपकरण और बेहद कम ताकत के साथ वे पहाड़ों को पार कर मदद खोजने निकल पड़े। 10 दिनों तक उन्होंने दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में से एक में चलना जारी रखा। पहाड़ चढ़े, ग्लेशियर पार किए और बेहद कम खाने पर जिंदा रहे। आखिरकार वे चिली के एक दूर दराज इलाके में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात एक स्थानीय चरवाहे से हुई। आखिरकार मदद मिलने वाली थी। 72 दिनों के बाद बचाव दल वहां पहुंचा। 45 में से सिर्फ 16 लोग ही जिंदा बचे। तो असल में हुआ क्या था? यह कोई रहस्यमय घटना नहीं थी। एक नेविगेशन की गलती के कारण विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और बचे हुए लोग ऐसे माहौल में फंस गए जहां जिंदा रहना लगभग असंभव था। बिना मदद और बिना खाने के उन्होंने एक कठिन लेकिन तार्किक फैसला लिया, जिंदा रहने के लिए वही इस्तेमाल करना जो उनके पास था। यह कहानी सिर्फ डर की नहीं है, यह इंसानी हिम्मत, एकजुटता और जीने की इच्छा की कहानी है। यहां कोई पागलपन या हिंसा नहीं थी, सिर्फ एक समूह था जो मिलकर सबसे कठिन फैसले ले रहा था।
एंड ईजस की यह कहानी इसीलिए खास है क्योंकि यह इंसानियत के दोनों पहलुओं को दिखाती है, टूटने की सीमा और उससे ऊपर उठने की ताकत। अंत में उन्होंने सिर्फ पहाड़ों को नहीं हराया, उन्होंने इंसानी जीवन की सबसे अंधेरी परीक्षा को पार किया। होलोडोमोर का अकाल मानव इतिहास की सबसे अंधेरी और डरावनी त्रासदियों में से एक माना जाता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग भूख से मरे, बल्कि इसलिए कि इस भूख ने इंसानों को क्या बनने पर मजबूर कर दिया। 1930 के शुरुआती वर्षों में जोसेफ स्टालिन के शासन के दौरान सोवियत संघ ने कठोर कृषि नीतियां लागू की, खासकर यूक्रेन में। किसानों को मजबूर किया गया कि वे अपनी जमीन छोड़ दें और सामूहिक खेती, कलेक्टिव फार्म्स में शामिल हो जाएं। सरकार ने अनाज की बहुत ज्यादा मात्रा की मांग की और वही खाना उनसे छीन लिया जो उन्होंने खुद उगाया था। गांवों के पास खाने के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा। शुरुआत में यह सिर्फ भूख थी, फसलें खराब हुईं, खाने की कमी होने लगी और लोग धीरे धीरे कमजोर होने लगे। लेकिन जल्द ही यह भूख बड़े पैमाने पर अकाल में बदल गई। पूरे गांव बाहरी मदद से कट गए। अगर कोई खाना छिपाता या कहीं और जाने की कोशिश करता तो उसे सख्त सजा दी जाती थी। जो जमीन कभी भरपूर अनाज देती थी वही अब धीमी और दर्दनाक मौत की जगह बन गई। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदल गए, हालात असहनीय हो गए। लोग जो भी मिल सकता था खाने लगे, घास, पेड़ों की छाल, पत्ते, यहां तक कि कीड़े मकोड़े भी। लेकिन यह सब काफी नहीं था। शरीर कमजोर होते गए, ताकत खत्म हो गई और मौत रोज का नजारा बन गई। सड़कों पर भूखे लोग पड़े रहते थे। परिवार अपने ही लोगों को धीरे धीरे मरते हुए देखते थे। फिर आया सबसे डरावना हिस्सा। जब भूख अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई तो इंसानी मांस खाने की घटनाएं सामने आने लगीं। ये अफवाहें नहीं थीं, इनका रिकॉर्ड सरकारी अधिकारियों, गवाहों और बाद की जांचों में मौजूद है। कुछ मामलों में लोगों ने कब्रें खोदकर मृत शरीरों को खाया। कुछ जगहों पर पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ हो गए। यहां तक कि ऐसी रिपोर्ट्स भी मिली कि कुछ माता पिता ने अपने ही बच्चों को मारकर खा लिया, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। सरकार को इस भयावह स्थिति की जानकारी थी। यहां तक कि नरभक्षण को रोकने के लिए विशेष कानून भी बनाए गए, जो दिखाता है कि यह समस्या कितनी बड़ी हो चुकी थी। लेकिन सजा देने से यह पीड़ा खत्म नहीं हुई, क्योंकि भूख पहले ही इंसानियत की मूल भावना को तोड़ चुकी थी। जब जीना असंभव हो जाता है तो नैतिकता भी टूटने लगती है। जब यह अकाल खत्म हुआ तब तक लाखों लोग मर चुके थे। सही संख्या आज भी विवादित है, लेकिन अनुमान है कि 3 से 7 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई। पूरे के पूरे गांव खत्म हो गए और जो सन्नाटा बचा वह खुद इस घटना जितना ही डरावना था। तो असल में हुआ क्या था? यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी। होलोडोमोर का कारण इंसानी फैसले थे, राजनीतिक नियंत्रण, जबरदस्ती लागू की गई नीतियां और उन लोगों से खाना छीन लेना जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह काफी हद तक इंसानों द्वारा बनाई गई त्रासदी थी। इस घटना में नरभक्षण पागलपन का नतीजा नहीं था, बल्कि लंबे समय तक चली भूख और पीड़ा का परिणाम था, जहां कोई रास्ता नहीं बचा था। लोग फंसे हुए थे, भूखे थे और पूरी तरह अकेले थे। जब इंसान इस स्तर की मजबूरी में पहुंचता है तो जीवित रहने की प्रवृत्ति हर चीज पर हावी हो जाती है, यहां तक कि सबसे मजबूत नैतिक सीमाओं पर भी। होलोडोमोर आज भी इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो डराता है, क्योंकि यह हमें दिखाता है कि एक्सट्रीम परिस्थितियों में इंसानियत कितनी कमजोर हो सकती है। अंत में यह सिर्फ एक अकाल नहीं था, यह इंसानी जीवन, सम्मान और नैतिकता का एक बड़े स्तर पर पतन था, जो प्रकृति ने नहीं बल्कि इंसानों ने खुद किया। डोनर पार्टी की त्रासदी अमेरिकी इतिहास की सबसे डरावनी जीवित रहने की कहानियों में से एक है। एक ऐसा सफर जो उम्मीद के साथ शुरू हुआ, लेकिन भूख, मौत और ऐसे फैसलों में खत्म हुआ जिन्हें सोचना भी मुश्किल है। 1846 में 87 लोगों का एक समूह, जिसमें परिवार, बसने वाले और खोजी शामिल थे, संयुक्त राज्य अमेरिका से पश्चिम की ओर निकला। उनका सपना था कैलिफोर्निया में एक बेहतर जीवन पाना। इस समूह में जॉर्ज डोनर और जेम्स एफ रीड के परिवार भी शामिल थे। उस समय बहुत से लोग मानते थे कि पश्चिम में जमीन, अवसर और एक नई शुरुआत मिल सकती है। लेकिन यह सफर आसान नहीं था, हजारों किलोमीटर लंबा और अनजान खतरों से भरा हुआ। यात्रा के दौरान उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी किस्मत बदल दी। उन्होंने एक नए रास्ते को चुना जिसे हेस्टिंग्स कटो नफ कहा जाता था। इसे एक शॉर्टकट बताया गया था, लेकिन असल में यह रास्ता पूरी तरह परखा हुआ नहीं था और बहुत खतरनाक था। समय बचाने के बजाय इसने उन्हें और पीछे कर दिया। उन्हें घने जंगलों में रास्ता बनाना पड़ा, रेगिस्तान में पानी की कमी से जूझना पड़ा
और कई हफ्तों की देरी झेलनी पड़ी। जब तक वे सिएरा नेवादा पहाड़ों तक पहुंचे तब तक सर्दियां शुरू हो चुकी थीं। भारी बर्फबारी ने पहाड़ी रास्तों को बंद कर दिया और पूरा समूह वहीं फंस गया। उन्होंने एक जमी हुई झील के पास अस्थायी कैंप बनाए, यह सोचकर कि सर्दी खत्म होने तक इंतजार करेंगे। लेकिन बर्फ रुकने के बजाय और बढ़ती गई और वे पूरी तरह दुनिया से कट गए। दिन हफ्तों में बदल गए और धीरे धीरे उनका खाना खत्म होने लगा। शिकार करना लगभग असंभव हो गया। ठंड ने उनकी ताकत छीन ली। भूख ने धीरे धीरे पूरे कैंप को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लोग कमजोर होते गए, पतले होते गए और निराशा बढ़ती गई। मौत धीरे धीरे आने लगी, पहले एक फिर दूसरा। आखिरकार बचे हुए लोगों को एक डरावनी सच्चाई का सामना करना पड़ा। अगर उन्हें खाना नहीं मिला तो सब मर जाएंगे। शुरुआत में उन्होंने असंभव लगने वाली बात को नकार दिया, लेकिन भूख बहुत ताकतवर होती है। धीरे धीरे उन्होंने उन लोगों के शवों को खाना शुरू किया जो पहले ही मर चुके थे, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। यह फैसला तुरंत नहीं लिया गया। यह तब आया जब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। कुछ लोगों ने पहाड़ों से बाहर निकलने की कोशिश भी की। वे बर्फ में पैदल चलकर मदद तक पहुंचना चाहते थे। ऐसा ही एक समूह फॉल ऑन होप के नाम से जाना गया। उन्होंने और भी भयानक हालात झेले। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्होंने जिंदा रहने के लिए अपने ही साथियों को मार दिया। हालांकि इस पर पूरी तरह सहमति नहीं है। कैंप में हालात और भी खराब होते गए। बच्चों ने अपने परिवार के लोगों को मरते हुए देखा। माता पिता ऐसे फैसले लेने पर मजबूर हो गए जो कोई इंसान कभी नहीं लेना चाहेगा। एक उम्मीद भरा सफर अब एक डरावना संघर्ष बन चुका था। कई महीनों बाद बचाव दल आखिरकार वहां पहुंचा। जो उन्होंने देखा उसने पूरे देश को हिला दिया। कमजोर शरीर, इंसानी अवशेष और कुछ लोग जो मुश्किल से जिंदा थे। 87 लोगों में से केवल 48 ही बच पाए। बाकी लोग भूख, ठंड और कठिन हालात की वजह से मर चुके थे। तो असल में हुआ क्या था? डोनर पार्टी की घटना कोई रहस्य नहीं है। ये कई गलत फैसलों का परिणाम था, खासकर खतरनाक हेस्टिंग्स कटोनफ को चुनना, जिसने उन्हें इतना देर कर दिया कि वे सर्दियों में पहाड़ों में फंस गए। इसके बाद प्रकृति ने अपना काम किया। ठंड, भूख और अलगाव ने स्थिति को असंभव बना दिया। मानव मांस खाना उनका पहला विकल्प नहीं था, यह उनका आखिरी सहारा था। जिंदा रहने की एक मजबूरी, जब बाकी सभी रास्ते बंद हो चुके थे। डोनर पार्टी की कहानी इसलिए डरावनी है क्योंकि यह अनसुलझी नहीं है, बल्कि इसलिए कि यह हमें दिखाती है कि उम्मीद कितनी जल्दी डर में बदल सकती है। एसेक्स व्हेल शिप की त्रासदी इतिहास की सबसे डरावनी जीवित रहने की कहानियों में से एक है। एक सच्ची घटना जिसने मशहूर उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया। लेकिन असली कहानी कल्पना से कहीं ज्यादा अंधेरी और भयावह है। 1820 में अमेरिकी व्हेल शिप एसेक्स, जिसका नेतृत्व कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड जूनियर कर रहे थे, 20 लोगों के दल के साथ नैनेटकेट से रवाना हुई। उनका मिशन सीधा था, प्रशांत महासागर में व्हेल का शिकार करना और कीमती व्हेल ऑयल लेकर वापस लौटना। व्हेल का शिकार खतरनाक जरूर था, लेकिन ये सभी लोग अनुभवी नाविक थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे कुछ ऐसा सामना करने वाले हैं जो उनकी कल्पना से परे था। कई महीनों की यात्रा के बाद गहरे प्रशांत महासागर में दल ने एक विशाल स्पर्म व्हेल को देखा। जैसे ही वे उसका शिकार करने की तैयारी कर रहे थे, जो उनके लिए एक सामान्य काम था, स्थिति अचानक खतरनाक हो गई। वह व्हेल, जो आकार में बेहद बड़ी थी, असामान्य रूप से आक्रामक हो गई। बिना किसी चेतावनी के उसने सीधे जहाज पर हमला कर दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जहाज का ढांचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। और फिर हैरानी की बात यह थी कि व्हेल ने दोबारा हमला किया। दूसरी बार टक्कर मारकर उसने जहाज को पूरी तरह नष्ट कर दिया। अब जहाज डूबने लगा था और दल के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने जहाज छोड़ दिया और 3 छोटी नावों में सवार होकर खुले समुद्र में निकल गए, अपने साथ सिर्फ सीमित खाना और पानी लेकर। शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद वे बच सकते हैं। उन्होंने अपने राशन को सावधानी से बांटा और जमीन तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। लेकिन वे हजारों किलोमीटर दूर थे, चारों तरफ सिर्फ अंतहीन समुद्र था। दिन हफ्तों में बदल गए। दिन में तेज धूप उन्हें झुलसा देती थी और रात में ठंड उन्हें परेशान करती थी। धीरे धीरे पानी खत्म हो गया, खाना भी खत्म हो गया। भूख और प्यास ने उन्हें अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में जब कोई नाविक मरता था तो वे उसे समुद्र में दफना देते थे, लेकिन जैसे जैसे और लोग मरने लगे, बचे हुए लोगों को एक कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ा। अगर उन्होंने कुछ अलग नहीं किया तो वे सभी मर जाएंगे। धीरे धीरे उन्होंने मृत साथियों के शरीर को खाना शुरू किया, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। यह एक डरावना लेकिन मजबूरी भरा कदम था, जो सिर्फ जीवित रहने की प्रवृत्ति से प्रेरित था। लेकिन यह भी काफी नहीं था। समय के साथ हालात और गंभीर हो गए।
मौत की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई, लेकिन बचने की उम्मीद अभी भी बहुत कम थी। आखिरकार उन्होंने एक और भी भयानक फैसला लिया। उन्होंने चिट्ठियां निकालना शुरू किया, किसी एक व्यक्ति को चुनने के लिए जिसे बलिदान दिया जाएगा ताकि बाकी लोग जिंदा रह सकें। यह फैसला नैतिकता और समझ से परे था। यह सिर्फ जीवित रहने का एक तरीका था। सबसे दुखद क्षणों में से एक तब आया जब एक युवा नाविक ओवेन कॉफिन उस चिट्ठी में चुना गया। उसे उसके अपने साथियों ने मार दिया और उसके शरीर को खाने के लिए इस्तेमाल किया गया। यह घटना उन बचे हुए लोगों को जीवन भर सताती रही। 90 दिनों से अधिक समय तक समुद्र में भटकने के बाद यह डरावना सफर खत्म होने लगा। गुजरते हुए जहाजों ने कुछ बचे हुए लोगों को देखा, कमजोर, टूटे हुए और मुश्किल से जिंदा। 20 में से सिर्फ 8 लोग ही बच पाए। तो असल में हुआ क्या था? यह कोई रहस्यमयी घटना नहीं थी। एक दुर्लभ और आक्रामक व्हेल के हमले ने उनके जहाज को नष्ट कर दिया और उन्हें दुनिया के सबसे कठोर वातावरण में फंसा दिया। बिना खाना, बिना पानी और बिना मदद के वे इंसानी सहन शक्ति की सीमाओं से आगे चले गए। नरभक्षण शुरू में सिर्फ जिंदा रहने का एक तरीका था, लेकिन धीरे धीरे यह एक ऐसी स्थिति में बदल गया जहां जिंदा रहने के लिए बलिदान देना जरूरी हो गया। यह कहानी सिर्फ प्रकृति की ताकत के बारे में नहीं है, यह उस स्थिति के बारे में है जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता और हर दिन जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई बन जाता है। एसेक्स की त्रासदी इसलिए डरावनी है क्योंकि यह दिखाती है कि सभ्यता और जीवित रहने के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। अंत में समुद्र ने सिर्फ उनका जहाज नहीं डुबोया, उसने उनसे वह सब कुछ छीन लिया जो उन्हें इंसान बनाता था।